नमस्कार बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इन 1848 Frédéric Sérieux, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of a democratic and social republics, as he called them. तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसके बाद दी फर्स्ट प्रिंट, यानी जो फर्स्ट फिगर में दिया है ऊपर, जैसा कि आपने दिया आपके लिए दिया गया है, आप देख रहे हो इसमें। तो दी फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस श्रृंखला के पहले चित्र में, जैसा फिगर 1 में दिया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी as a female figure. Here you can recognize the torch of alignment she bears is one hand and the charter of the rights of man in the other. तो इसके बाद क्या होता है, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यही यहाँ भी ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जैसा कि ऑन द अर्थ इन फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolutis होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, इंस्टीट्यूशन। तो ये उसके एक हाथ में तो ये मसाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, यानी डिस्ट्रॉय हुए, बिखरे दिखाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद इन सरयूज ओटोपियन का अर्थ होता है ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिट। वैसे इसका हिंदी में अर्थ होता है कल्पना दर्श जो विज़न है, द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। तो इसके बाद है जो सरयू के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी और द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड
which by this time are already nation stars। स्वतंत्रता की इस मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस आइडेंटिफाइएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टेटू। तो फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास इसका अभी अभी पहुंचा है। सी फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। वह उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इट द टाइम व्हेन शोर्यू created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यह दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वो है 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो जर्मन के लोग बाद में ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों के राजशाही, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। दे हैव बीन यूज्ड द आर्टिस्ट टू सिम्बोलिश फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। This chapter will deal with many of the issues visualized by सरयू फिगर 1। तो इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। The end result of these changes was the emergence of a nation state in place of the multinational dynastic empire of यूरोप।
तो इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। The concept and practice of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. तो यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों का प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। बट लेकिन ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स come to develop a sense of common identity and shared history और descent। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the action of leaders and common people। ये जो संघर्ष, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। तो in this chapter we'll look at the diverse processes through which nation state and the nationalism came into being in 19th century यूरोप। इस चैप्टर में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आपका लेसन यहाँ से शुरू होता है। ये पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो राष्ट्रवाद का पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 under the rule of an absolute monarch। तो 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। जो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक है, यानी जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस आए, उनमें प्रभुसत्ता, राजतंत्र यानी मोनार्की से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में ट्रांसफ़र हो गई। देयर रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही
उसकी नियति या डेस्टिनी तय करेंगे। फ्रॉम द एवरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज introduced various measures, a practice that could create a sense of collective identity amongst the French people. तो इसके बाद क्या हुआ, जो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। द आइडिया ऑफ ला पैट्री यानी पैतृक, द फादरलैंड, एंड ले सिटियन यानी सिटीजन नागरिक, एम्फेसाइज्ड होता है दबाव देकर कहना, जोर देना, द नेशन of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो पैतृक जो भूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जैसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। तो इसके बाद जो नया फ्रांसीसी झंडा था 3 कलर का चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड दी नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका जो नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो न्यू हाइमन्स स्तुतियाँ वर कंपोज्ड ओथ यानी शपथ, टेकन एंड मार्टायर्स commemorated all in the name of nation। तो नई जो स्तुतियाँ थी रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। A centralized administrative system was put in place and it formulated informal laws for all citizens within its territory। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी एंड ड्यूज were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी पूरे देश में पूरे रीजन में एक ही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीजनल dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। अक्षत्रिय बोलियों को जो अक्षत्रिय बोलियां थी उनको डिस्करेज्ड किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्रभाषा बन गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism
in other word, to help other people of Europe to become nation. तो इसका क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के इन लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin Club. तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना कर ली। Their activities and campaignings prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 19th century. ये 19th दशक, हिंदी में दशक बोलते हैं। तो देयर एक्टिविटीज़, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी गतिविधियाँ और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। Their activities and campaignings prepared with the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। Within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को यानी डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, इसको सिविल कोड 1804 को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। कोड का मतलब होता है संहिता। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. तो 1804 की नागरिक संहिता है, कोड है,
जिसे आमतौर पे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था, एंड फ्रीड पेसेंट फ्रॉम सर्फडोम, सर्फडोम होते हैं दास प्रथा, एंड मैनोरियल ड्यूज। तो डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। जो शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट कर दिया। पेशेंट्स, आर्टिस्ट्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। तो जो ये कारीगर, किसान और मज़दूर थे, उन्हें एक